मैं अपनी फप्पू के ऊपर मरता था और उसके हसीन वजूद का रोज़ दीदार करता था। और फप्पू एक दिन नहाकर निकल रही थी तो उसके गीले वजूद को देखकर मैंने अपनी फूफू को पकड़ लिया और बाहर सहन में ही पप्पू के साथ शुरू हो गया। मेरा नाम अरशद है, मेरी उम्र 24 साल। मैं चकवाल के एक गांव में रहता हूँ। वो गांव पहाड़ों पर वाक़े है। मैंने अपनी पढ़ाई इसी गांव के एक छोटे से कॉलेज से मुकम्मल की थी और अब मैं फारिग घर पर ही बैठा रहता था। हमारा काम खेती बाड़ी का है, इसलिए मैं अब अपने अबू का हाथ बटा देता था और इस तरह मेहनत मजदूरी हो जाती थी। मैं 24 साल की उम्र में भी काफ़ी ताकतवर था। उसकी एक वजह गांव की देसी खुराक थी जो कि हम सभी बहुत ज़्यादा खाते थे। हमारा गुजारा इस तरह बहुत आसानी से हो रहा था, पर मेरी अम्मी को अभी भी फिक्र होती थी। उसकी असल वजह मेरे अबू की बहन थी जो कि अभी भी हमारे साथ ही थी। मेरी अम्मी के कहने के मुताबिक वो हम पर बोझ थी और उनकी वजह से हमारा खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा होता था। पर मुझे अपनी अम्मी की इस बात से इख्तलाफ होता था क्योंकि फूफू भी हमारे घर का फ़र्द थी। हमारे साथ हमारी दादी अम्मा भी रहती थी, इसी वजह से फप्पू भी हमारे साथ ही रहती थी। वरना मेरी अम्मी ने फप्पू को घर से निकालने में कोई कसर नहीं छोड़नी थी। मेरी फप्पू का नाम नूरीन है। उनकी उम्र उस वक्त 27 साल की थी, लेकिन उनकी अभी भी शादी नहीं हुई थी। उसकी असल वजह ये थी कि बचपन में वो अपनी दोस्तों के साथ पहाड़ों पर खेलने जाती थी। उनकी दोस्तों ने उनके साथ मजाक किया था और उन्हें पहाड़ों पर अकेले छोड़ वापस आ गई थी। मेरी फप्पू उस वक्त बहुत छोटी थी, इसलिए उन्हें वापसी का रास्ता नहीं आता था। वो उसी पहाड़ की चोटी पर खड़े रोने लगी थी। कुछ ही देर बाद उन्हें बहुत भूख लगने लगी थी। उन्होंने इस पहाड़ पर कुछ खाने के लिए तलाश करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर के बाद उन्हें एक डब्बी मिली थी जिसके अंदर काले रंग की कोई चीज़ मौजूद थी। फप्पू ने न समझी में वो चीज़ खाना समझकर खा ली थी, लेकिन उसके बाद फप्पू वापस घर आई तो कुछ ही साल के बाद हमें मालूम हुआ कि फप्पू ने उस वक्त एक दवाई खाई थी जिसका असर ये हुआ है कि वो बांझ हो गई हैं। सारे घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। मेरी फप्पू भी उस वक्त बड़ी हो गई थी, लेकिन ये महरूमी उनके अंदर एक एहसास कमतरी जगा रही थी। वक्त के साथ साथ मेरी फप्पू उदास होने लगी थी। उन्हें मालूम हो गया था कि अब वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, ना ही उनका अब रिश्ता आ सकता है, क्योंकि हम लोग धोखे से उनकी शादी नहीं कर सकते थे। मेरी दादी असूल की बहुत पाबंद थी। वो मेरी फप्पू की खातिर किसी की जिंदगी खराब नहीं कर सकती थी। इस वजह से उन्होंने फप्पू की शादी न करने का फैसला किया और उन्हें घर बिठाए रखा। मेरी फप्पू किसी कैदी की तरह घर में रहती थी। मैं अपनी फप्पू को देखकर उदास हो गया था। मुझे उनका एहसास होने लगा था, लेकिन मैं अपने जज्बात को उन सब में कंट्रोल में ना रख सका। उसका नतीजा ये निकला कि मैं अब फप्पू को दूसरी नज़र से देखने लगा था। मुझे ये तो मालूम ही था कि उनकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं आ सकता है, इसलिए मैं ये सोचता था कि उनकी ख्वाहिशात को कौन पूरा करेगा। मेरी सोच बदलने लगी थी। मेरा दिल करने लगा कि मैं ही उनकी ख्वाहिशात को पूरा कर दूं। अब मेरी एक आदत बन गई थी कि जब भी मैं उन्हें देखता तो मेरे अंदर एक बेचैनी पैदा हो जाती थी। घर वालों ने मेरी फप्पू का इलाज करवाने का सोचा था। मेरी अम्मी को किसी आंटी ने एक पैर का बताया था, लेकिन वो शहर में रहता था। उनके कहने के मुताबिक इस पीर के पास बांझपन का इलाज था। मेरी अम्मी कहने लगी थी कि वो तो इतना दूर फप्पू को लेकर नहीं जा सकती हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही फप्पू को लेकर उनका इलाज करवाने चला जाऊं। मैंने फप्पू से बात की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने उन्हें याद दिलाया था कि क्या पता इस तरह उनका बांझपन बीच में ठीक हो जाए और उनकी शादी हो जाए। तो वो सोचने लगी और मान गई। मैं फप्पू को आम बस में शहर लेकर जाने लगा। इस्ते में भी फप्पू मेरे साथ वाली से मैं बैठी थी।
मैं उन्हें महसूस करने लगा था, लेकिन ये बस थी जिसकी वजह से मुझे खुद पर काबू पाना पड़ा था। कुछ देर बाद जैसे ही रात हुई तो मैंने देखा कि मेरी फप्पू को नींद आ रही है। अभी शहर पहुंचने में कुछ वक्त था। मैंने उनसे कहा कि वो कंधे पर सर रखकर सो जाए ताकि उन्हें कोई थकावट न हो। मेरी फप्पू भी उसी पोजीशन में सो गई थी, लेकिन अब मेरी नींद उड़ गई थी। मैं अब उन्हें महसूस करने लगा था। कुछ देर बाद ही हम शहर पहुंच गए थे। पैर साहब ने मेरी फप्पू को अंदर बुलाया तो मैं भी उनके साथ चला गया। कुछ सवाल के बाद उन्होंने एक पानी दिया था कि उसे अपने पेट पर लगाना था। ऐसा करने से उन्हें शिफा मिल सकती थी। हम पैर साहब से मिलकर वापस जाने लगे। मैंने फप्पू को बहुत हौसला दिया था क्योंकि पैर साहब ने कहा था कि ये अमल 1 हफ्ता करना है और उसके बाद फौरन ही शिफा मिल जाएगी, लेकिन अगर ना मिली तो फिर उसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। हम लोग घर पहुंच गए थे। मेरी फप्पू बहुत यकीन के साथ रोज ही वो अमल करती थी। सब घर वालों को भी 1 हफ्ते का इंतज़ार था, लेकिन कुदरत को जो मंजूर था वही होना था। मेरी फप्पू को कोई शिफा नहीं मिली थी, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा उदास हो गई थी। उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया था और कहने लगी थी कि उन्हें हर हाल में अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है और बाकी लड़कियों की तरह एंजॉय करना है। मेरी दादी अम्मा को उनकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया था और मेरी फप्पू को समझाने लगी थी कि अब वो सिर्फ इसी घर में रहेगी। मुझे काफ़ी दुख हुआ था कि इतनी खूबसूरत लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। मैं जब भी फप्पू को देखता था तो मेरे अरमान जाग उठते थे। एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मेरी फप्पू अपना काम करने में मसरूफ थी। जब मैंने उन्हें रफ से हुलिये में देखा तो फौरन अपने रूम में चला गया और ख़ुद को सुकून देने लगा था। उस दिन मैं अपना रूम बंद करना भूल गया था और इसी वजह से मेरी फप्पू मेरे रूम के अंदर आ गई थी। इन्होंने मुझे वो सब करते देखा तो हैरान हो गई थी। मैंने जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त किया था। वो मुझसे पूछने लगी थी कि मैं ये क्या कर रहा था। मैंने इनसे कहा कि मैं बहुत ही बेचैन हो जाता हूँ, इसलिए मैं खुद ही अपनी बेचैनी को इस तरीके से कम करता हूँ। मेरी फप्पू मेरी बात सुनकर हैरान हो गई थी और मुझसे पूछने लगी कि मैं बेचैन क्यों हो जाता हूँ। जब मैं पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर मैंने उन्हें बताने का सोचा। वो उन्हें कहा कि जब भी मैं उन्हें देखता हूँ तो मैं उनके लिए उदास हो जाता हूँ कि अब की ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं है जो उनकी ख्वाहिश पूरी कर सके और उन्हें सुकून दे सके। इसीलिए मैं ये सोचकर खुद को सुकून देता हूँ क्योंकि मेरी तलब बढ़ जाती है। वो मेरी बात सुनकर हैरान थी और फिर उनका चेहरा मुरझा गया था। मैंने उनसे पूछा कि अगर वो कुछ चाहती हैं तो मुझसे मांग सकती हैं, जिस पर वो कहने लगी कि वो चाहती हैं कि कोई उनकी तलब भी कम करे। मैं उनकी बात सुनकर समझ गया था। दरवाज़ा बजा था। मैं समझ गया था कि ये फप्पू ही हैं। जब ही मैंने रूम का दरवाज़ा खोला और साथ ही उनसे लग गया था, मैंने उन्हें अपने बेड पर लौटाया था। उनके कपड़े पहले से ही खुले थे, इसलिए मुझे महसूस करने में भी आसानी थी। मैंने जी भरकर उनके हुस्न को महसूस किया और उन्हें सुकून देने लगा था। वो भी अपनी सुकून भरी आवाज़ें निकाल कर मुझे मज़ीद बेचैन कर रही थी। इससे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने मज़ीद वक्त बर्बाद न किया और अपनी फप्पू की तलब एक ही बार में पूरी कर दी थी। वो बहुत सुकून महसूस कर रही थी। मुझे मज़ीद तेज़ काम करने का कह रही थी। मैं भी जोशीला हो गया था और कुछ देर तक उनके साथ काम करता रहा था। मैं उन्हें पूरी तरह से परसुकून करना चाहता था ताकि सारे गम एक लम्हे के लिए उनसे दूर हो जाए, और यही हुआ था। उनको इतना परसुकून मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उनकी तलब तो मैंने पूरी कर दी थी, लेकिन अब अपनी तलब पूरी करवाने की बारी थी, जो कि मैंने इससे कहकर करवाई। वो भी जल्दी ही मुझ पर झुक गई थी
और सारी रात हमने एक दूसरे की तलब कम की और एंजॉय किया था। मुझे अभी और भी काम करना था, पर मेरी फप्पू कहने लगी थी कि उससे पहले मेरी दादी उठ जाए, उन्हें वापस जाना है। मैंने उन्हें जाने दिया, लेकिन मैं चाहता था कि जब तक हमें ये मौका मिलता रहेगा हम ऐसे ही अपनी अपनी तलब कम करवाते रहेंगे। उन्होंने भी मेरी बात मान ली। अब रोज़ाना का यही मामूल था, हम लोग रात को घर वालों से छुपकर मिलते थे। इस तरह मेरी फप्पू भी फ्रेश रहने लगी थी और आहिस्ता आहिस्ता वो अपना अधूरापन भूलने लगी थी। वो अब खुश रहने लगी थी।